कमर चीमा साहब ये फरमाइएगा कि इसराइल का इशू या नेतन्याहू का इशू ये है कि वो ग्रेटर इसराइल की तरफ जाना चाहते हैं और वो समझते हैं कि सारे इलाके जो हैं ये उस ग्रेटर इसराइल का हिस्सा हैं। तो प्लान तो कुछ और है, ये जंग तो उस प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। तो जब ये एक रुकावट खड़ी करेगी मुस्लिम वर्ल्ड और उसके बाद अमेरिका, तो क्या ग्रेटर इसराइल को वो भूल जाएंगे सारे और ये वापस चला जाएगा प्लान उनका? देखिए, मैं नहीं समझता ये ग्रेटर इजराइल का प्लान है, बल्कि ये तो इजराइल को वापस अपनी टेरिटरी में भेजने का प्लान है। देखिए ना, पहले इजराइल क्या कर रहा था? पहले इजराइल कभी किसी मुल्क पे हमला करता था, कभी किसी मुल्क पे हमला करता है। अब तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। अब तो उसके बिहेवियर को मॉनिटर करने के लिए ममालिक मौजूद हैं। पहले तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस ही कोई नहीं था, अब चेक एंड बैलेंस मौजूद है। फॉरगेट ग्रेटर इजराइल, अब तो वो गजा से बाहर निकल रहा है। आप ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं, उसको तो गजा में वो स्पेस नहीं मिल रही। तो मैं समझता हूं कि जिस चीज को मैं देखना चाहिए कि इजराइल के लिए ऑप्शंस कम हैं इसमें। उसको देखिए, अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि कहीं ना कहीं अरब रियासतें इजराइल को रिकग्नाइज कर लें, या एटलीस्ट अरब रियासतें जो इजराइल को के वजूद को तस्लीम कर लें। अमेरिका बेसिकली उनको ये कह रहा है कि भाई आप जो है अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाओ, तुम्हारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि बाकी लोग तुमसे मिलें, मिल के काम कर सकें, या मिल के एटलीस्ट जिस तरह इब्राहिम अकॉर्ड था। अरब रियासतें तो नहीं तैयार, या कोई तैयार नहीं है जब तक जारी बात है फलस्तीन की रियासत ना बने। लेकिन इस वक्त तो फलस्तीन के जो नेतन्याहू के बिहेवियर को रेगुलेट किया जा रहा है और अमेरिका उसमें काम कर रहा है कि एटलीस्ट नेतन्याहू को बताया जाए कि माफी मंगवाई है ना उन्होंने कतर से, वो इजराइल, वो नेतन्याहू जो किसी से माफी नहीं मांगता था। सो मेरा ख्याल है कि इसमें ये ग्रेटर इजराइल नहीं है, कतर से माफी मंगवाई है, उसके बिहेवियर को रेगुलेट किया जाएगा और वो रिस्पॉन्सिबल होगा मुस्लिम फोर्सेस को, और जो वहां पे पैरामीटर फ्यूचर में तय होंगे। बिल्कुल ठीक है। एयर मार्शल साहब, आपकी तरफ आने सर, ये देखे दो वाकयात हुए थे जैसे सारा टेबल टर्न किया। एक तो कतर के ऊपर हमला इसराइल की तरफ से, मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा कर दिया उसने, और ये जो 8 इस्लामी मुल्क इकट्ठे हुए हैं, दरमियान में आए हैं, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से ये मुतालबा किया है कि कतर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी इसको, और उसके बाद माफ़ी मांगी। दूसरा वाकया जो वो माफ़ी मांगना है, नेतन्याहू तो कभी माफ़ी मांगता नहीं था, तो उसने बाकायदा व्हाइट हाउस के अंदर बैठ के डोनाल्ड ट्रंप के सामने माफ़ी मांगे। तो इसको कैसे देखते हैं? इसका मतलब ये है कि इसराइल वापस जा रहा है अब? मैं डॉक्टर कमर चीमा की सारी बातों से एग्री करता हूं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इजराइल के लिए कोई इजराइल को किसी तरीके से बांधा जा रहा है, बल्कि मेरे ख्याल में इजराइल को एक और खुली छूट दी जा रही है। और मैं आपको इस डॉक्यूमेंट से पढ़ के बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि देखिए, जो इजराइल ने कतर से माफी मांगी है, वो इसलिए नहीं मांगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको कहा था, वो इसलिए मांगी क्योंकि ये मेरे ख्याल पहला पॉजिटिव रिजल्ट है सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील का। क्योंकि अगर ये डिफेंस डील फैल जाती और सारे अरब ममालिक इसके अंदर आ जाते, तो इतनी बड़ी फोर्स बन जानी थी इजराइल के खिलाफ कि इजराइल का वहां वजूद रहना मुश्किल हो जाता। सो जिसको कहते हैं ना, वो प्रेगमेटिक किस्म के लोग हैं, उन्होंने एक कहा कि जी चले ठीक है, छोटी सी माफी मांग लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी फोर्स को अपने खिलाफ बनने से रोक लेते हैं, और एग्जैक्टली वही होगा। लेकिन देखिए, दो चीजें हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो कह रही हैं कि एक है अपोलिटिकल टेक्नोक्रेटिक सेटअप बनेगा जिसको लीड करेंगे मिस्टर टोनी ब्लेयर। ठीक है। और इराक का तबाही में उनका बड़ा हाथ था। नहीं, तबाही में झूठ सब। देखे, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर होते हुए इंटेलिजेंस रिपोर्ट को गलत दुनिया को बताया, और उन्होंने एक पूरे मुल्क को तबाह कर दिया उस झूठ के ऊपर। बायोलॉजिकल वेपन्स की उन्होंने कहा, मास डिस्ट्रक्शन, WMD, और बाद में वैसे माफी भी मांग ली थी टोनी ब्लेयर ने, ये गलत हो गया। अगर आपने एक मुल्क को तबाह कर दिया, करोड़ों लोगों को मार दिया, और उसके बाद आप कहेंगे जी के क्या कहते हैं कि मैंने झूठ बोला था, तो ये तो कोई नहीं। उसकी रिपरकशन क्या हुई? क्या यूके गवर्नमेंट ने उनको कोई फांसी पे चढ़ा दिया? क्या उनसे कोई टाइटल्स वापस ले लिए? नहीं। और आप उस बंदे को आप बना रहे हैं इस टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का हेड, तो वो व्हाट गारंटीज डू वी हैव के जी के क्या कहते हैं कि वो वहां इजराइल के फेवर में कोई झूठ नहीं बोलेगा? तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम दुनिया को मिस्टर टोनी ब्लेयर के ऊपर जरा बहुत नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कोई 2 स्टेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है नहीं, और नेतन्याहू ने कहा ना, आज इसमें उसने आज फिर ये मेरे ख्याल
10वीं मरतबा कहा होगा कि जी कि हम 2 स्टेट थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानते। तीसरी बात यह कि जब आप वहां गाजा शहर बनाएंगे तो क्या पैलेस्टीनियंस के पास इतने पैसे हैं कि वो एक अपना घर भी बना सकते? तो जब वहां बिल्डिंग्स बनेंगी, वहां जो प्रॉपर्टी बनेगी वो तो सारी इजरायली बनाएंगे। तो आप उनको मिलिटरीली नहीं दे रहे, क्या कहते हैं, जमीन, आप उनको एक मौका फराहम कर रहे हैं कि ठीक है अपने पैसे से आप पूरे गाजा को खरीद लें। जब वहां बिल्डिंग्स बनेंगी, वहां होटल्स बनेंगे, वहां इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे जो कि सारे के सारे इजरायली या इजरायली सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के होंगे, तो फिर गाजा तो खत्म हो जाएगा क्योंकि उसके पास कोई मिलिट्री फोर्स तो अवेलेबल होगी नहीं। सो मेरे ख्याल में कि हम सब मुसलमानों को बहुत सोच समझ के इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहिए, इसके जो टेक्निकलिटीज हैं उनको समझना चाहिए, और इससे पहले कि एक मेजर और फाइनल डॉक्यूमेंट बने, हमें मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू और खासतौर पे फलस्तीनियों को सेफगार्ड करने के लिए वो क्लॉजेस को बीच में डालना चाहिए। स्पेशली जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हम अपनी फौज भेज रहे हैं तो हमारी फौज का मैंडेट क्या होगा, और क्या हमारी फौज मिस्टर टोनी ब्लेयर के नीचे होगी, और या क्या कहते हैं जो फोर्स बनेगी, एक बॉडी बनेगी उसी के अंडर होगी। है तो वैसे अच्छा मोहम्मद अली साहब ये फरमाइएगा कि ये जो मुसलमानों की फौज वहां पे जा रही है, इस्लामी दुनिया की फौज जा रही है, वो फलस्तीनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रही है या इसराइलियों को प्रोटेक्ट करने के लिए जा रही है? क्योंकि उससे इसराइल का तो यही क्लेम है ना जी कि इनसे हथियार वापस लें या हमारे साथ लड़ते हैं, इनको क्लीन करें यहाँ पे। तो अगर उनको क्लीन कर दिया तो इसराइल को फायदा। देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। पहली बात यह है कि अभी मैं समझता हूँ कि ये एक आइडिया है, ये जो प्लान प्रपोज किया है इसमें बहुत एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस हुई हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि हर स्टेक होल्डर ने इस पे लेटर इन स्पिरिट में अग्री कर लिया है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो जंग चल रही है 2 साल में, ये फलस्तीन और इसराइल के दरमियान नहीं चल रही, ये हमास और इसराइल के दरमियान चल रही है। तो अभी तक हमास ने इससे एग्री नहीं किया है, और क्योंकि सबसे ज्यादा पाबंदियां लेकिन नहीं, 2 चीजें जो हैं वो क्रिटिकल है कि क्या हमास का सियासी और फौजी कोई फ्यूचर वहां पे है। ये क्लियरली कह रहे हैं ये दस्तावेज के जनाब उनका कोई सियासी और फौजी मुस्तकबिल नहीं है। तो क्या ये हमास को एक्सेप्टेबल है? पहली बात तो ये गजा के लोग हैं, वो गजा के लोग हैं, और गजा के लोगों की सपोर्ट से ही वो सर्वाइव कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो मैं क्विकली कमेंट करना चाहता हूं, जो स्ट्रक्चर की बात है, देखिए 4 एस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी रियासत के। मिलिट्री होता है, पॉलिटिकल होता है, इकोनॉमिक होता है, डिप्लोमेटिक होता है। डिप्लोमेटिक लेवल पे चलें, ये कह रहे हैं महमूद अब्बास साहब के जनाब हम की तरफ जाएंगे, मान लेंगे, और वो ये भी कह चुके हैं कि हमास को डिसआर्म करना चाहिए। इसका मतलब है डिसआर्ममेंट ऑफ हमास को फलस्तीन की रियासत मान रही है। अच्छा, अब उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा? जब आप टेक्नोक्रेट्स को लेके आएंगे तो वो उनको कौन अपॉइंट करेगा? इसका मतलब है ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। इसका मतलब है टोनी ब्लेयर साहब की मर्जी की कैबिनेट होगी। तो टोनी ब्लेयर साहब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्या ये बरतानिया का जो रिटर्न है ये ब्रिटिश पावर का मिडिल ईस्ट में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऑटोमन एम्पायर के ब्रेकअप के बाद हुआ था? और तीसरी बात ये है कि आपका जो आखिरी जो इंपॉर्टेंट सवाल था मिलिट्री के हवाले से, भाई अगर वहां पे पीस कीपिंग फोर्स आती है, जिस तरह यूएन के अंदर हमारी फौज में 2 लाख से ज्यादा फौजी पूरी दुनिया के डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में गए हैं, तो वो अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट के तहत जाते हैं, और उसका काम सिर्फ पीस को मेंटेन करना होता है। इवन मैं मार्शल साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा, पीस इन्फोर्समेंट भी नहीं होती, इन्फोर्समेंट नहीं होती, और वो इन्फोर्समेंट हो चुकी होती है, हमें उसको रिटेन, उसको सिर्फ मेंटेन करना होता है, अमन को बरकरार रखना होता है। आप कोई कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली पार्टी नहीं बनते। अच्छा, इससे ये नहीं समझना चाहिए कि ये फलस्तीन की बन रही है, 8 ममालिक खड़े होंगे इसराइल से लड़ने के लिए, तो ये भी नहीं है। और ना इसका ये मतलब है कि इसराइल और अमेरिका और टोनी ब्लेयर की मर्जी से ये 8 मुल्क की फौजें वहां पे होंगी, उनके जेर नगीन होंगी, उनकी ऑर्डर और बैक एंड कॉल पे चलेंगे। लेकिन इसमें जो मेरे लिए एक बहुत तशवीश वाला मामला है वो ये है कि ये वाली बात जो पहली शिक है कि डी रेडिकलाइजेशन की जाएगी। तो डी रेडिकलाइजेशन जो है वो सदर रेडिकल कौन होता है और क्या होता है और किसको करना है, ये सदर ट्रंप फैसला करेंगे, टोनी ब्लेयर फैसला करेंगे, या ये 8 मुस्लिम मुल्क फैसला करेंगे? और वो रेडिकलाइज, इसका मतलब यह है कि सियासी तौर पे
ये एक नई फलस्तीनी रियासत कायम की जा रही है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, जो कि ना डेमोक्रेटिक है, ठीक है, ना फौज उसकी अपनी है, ना इकोनॉमी उसकी अपनी। मैं मर्शद साहब का जवाब दे दूं, ये अरबों से पैसे लेकर रिकंस्ट्रक्शन करवाएंगे, ये कोई अपने पैसे नहीं खर्च करेंगे। यूएन ने भी नहीं देना, अमेरिका ने भी तो ये रियासत फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, ये तो वो रियासत ही नहीं है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा चाहती है। यानी कि ना इसकी इकोनॉमी अपनी है, ना इसकी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर अपना है, ना फौज अपनी है। तो फिर ये क्या यहाँ पे एक सवाल बनता है, और ब्रेक लेनी है, और सवाल आपके पास छोड़ के जाऊंगा, सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। बड़ा सिंपल सवाल है कि क्या इस डॉक्यूमेंट के जरिए फलस्तीनी रियासत बन रही है या नहीं बन रही? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक दोबारा जरूरत।